बेतिया से आपको बड़ी खबर बताते हैं, जहां बाइक के गैरेज और दुकान में भीषण आग लग गई। शॉर्ट सर्किट से दुकान में आग लगी है, जिसमें 10 लाख रुपए की संपत्ति जलकर खाक हो गई। बेतिया के भंगा बाजार की एक घटना बताई जा रही है। तो बड़ी खबर आपको बेतिया से बता रहे हैं, जहां बाइक के गैरेज और दुकान में भीषण आग लग गई है। तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर आपको दिखा रहे हैं घटनास्थल की, जहां बताया जा रहा है कि बाइक की दुकान थी, गैरेज था जिसमें बाइक रखी भी थी और इसमें शॉर्ट सर्किट से आग लगती चली गई और 10 लाख रुपए की संपत्ति का नुकसान बताया जा रहा है। बेतिया के भंगा बाजार की घटना है। मधेपुरा के बिहारीगंज थाना क्षेत्र में बदमाशों ने लूट की 2 बड़ी वारदात को अंजाम दिया है। बिहारीगंज प्रखंड कार्यालय के सामने स्टेट बैंक सीएसपी संचालक लक्ष्मी कुमारी से हथियार की नोक पर बदमाशों ने 2.5 लाख रुपए लूट लिए। वहीं बिहारीगंज के ही सुभाष चौक पर आलू प्याज के बड़े व्यवसायी परमेश्वर गुप्ता के बेटे से अपराधियों ने 3 लाख रुपए लूट लिए। बदमाशों ने आंखों में मिर्ची पाउडर डालकर 3 लाख रुपए लूटे हैं। सीएसपी संचालक से लूटपाट का सीसीटीवी फुटेज भी वायरल हो रहा है। देखिए, पटना पुलिस ने लुटेरा गिरोह के 6 सदस्यों को गिरफ्तार किया है। एसएसपी कार्तिकेय शर्मा ने जानकारी देते हुए बताया कि इलाके में इन अपराधियों ने लूट की कई वारदात को अंजाम दिया था। बता दें कि गिरफ्तार आरोपियों में 3 नाबालिग है, जबकि 3 बालिग है। पहला मामला है वो धनरवा थाना से है। कल इसमें थाना अध्यक्ष और उसकी टीम को पता चला कि कुछ व्यक्ति जो हैं वो एक जगह एकजुट होकर लूट की घटना को अंजाम देने की कोशिश कर रहे हैं। इसमें इसी में टीम के द्वारा रेड किया गया और इसमें 6 व्यक्ति को पकड़ा गया। 3 वयस्क थे और 3 विधि विरुद्ध बालक हैं। इनके पास से हथियार और गोली रिकवर किया गया। पूछताछ के क्रम पता चला कि इसमें 19 तारीख को वहाँ पे जो लूट की घटना हुई थी मोटरसाइकिल की, वो इनके द्वारा ही कारित थी और उसके बाद जब इनसे पूछताछ किया गया तो इसमें जो लूटी गई मोटरसाइकिल वो रिकवर कर दी। तो इसमें इनके विरुद्ध पहले से भी काफ़ी आपराधिक इतिहास रहा है इसमें लूट के मामलों में, और उस थाना क्षेत्र के आसपास में धनौरवा में और मसौड़ी में घटनाएं घटते रह रहे थे। इन 6 लोगों की गिरफ्तारी के बाद वहाँ पे अपराध की रोकथाम हो जाएगी। कितने लोग किए? इसमें 3 मामले पहले के थे, एक हथियार का हो गया और एक 19 तारीख को केस हुआ था। और पटना से आपको बड़ी खबर बताते हैं, जहां गृह विभाग ने जारी किया है निर्देश। चुनाव से पहले जनप्रतिनिधियों को शस्त्र लाइसेंस देने को लेकर डीएम एसपी को आदेश जारी किए हैं। जेप अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, मुखिया, सरपंच को लाइसेंस, पंचायती राज से जुड़े जनप्रतिनिधि को शस्त्र लाइसेंस मिलेगा। बिना देर किए शस्त्र लाइसेंस जारी करने का आदेश दे दिया गया है। समय सीमा के अंदर शस्त्र लाइसेंस देने के निर्देश हैं और नियमानुसार शस्त्र लाइसेंस देने के निर्देश दे दिए गए हैं। राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्ष बिहार के गया जी के दौरे पर रहीं, जहां उन्होंने गया जी के डीएम और एसएसपी के साथ बैठक की। बैठक के बाद विजया राहटकर ने एसएसपी कार्यालय में बैठकर 58 मामलों की जन सुनवाई की, जिसमें पीड़ित महिलाएं शामिल रहीं। जन सुनवाई के दौरान राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्ष ने महिलाओं को सशक्तिकरण की जानकारी दी। इस जन सुनवाई का बिहार में गया जी में जन सुनवाई का आयोजन यहाँ पे आयोजन हुआ। राष्ट्रीय महिला आयोग के पास हर प्रदेश से, हर गांव से लगभग कंप्लेंट्स आती है। हम प्रयास करते हैं कि उसको तुरंत उन महिलाओं को न्याय मिले, इसके लिए हम कोशिश करें। पर हम ये भी देखते हैं कि ये सभी महिलाएं दिल्ली तक नहीं आ पाती हैं, तो फिर उनकी केसेस पेंडिंग न रहे, उनको तो त्वरित न्याय मिले, इसी भावना के साथ साथ हम ही खुद उन्हीं के गांव में आते हैं। तो आज उसी के अनुसार आज यहाँ पे जन सुनवाई का आयोजन हुआ। आज हमारे पास पहले जो कंप्लेंट आई थी, ऐसी 50 केसेस थी जिसकी यहाँ पे सुनवाई हुई। स्वयं एसएसपी और उनका पूरा सभी अधिकारीगण और जो केसेस हमारे पास थी उसी के सभी जो इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर्स है वो यहाँ पे उपस्थित थे और अभी ये जन सुनवाई यहाँ पे हुई है। 50 जो केसेस थी उसकी जन सुनवाई पूरी हो गई है, लगभग अभी खत्म होने को ही आई है। पर उसी के साथ साथ 8 कंप्लेंट्स, वॉक इन कंप्लेंट्स भी आई है, तो आज 58 कंप्लेंट्स की जन सुनवाई यहाँ पे हो रही है।
और देखिए, आरजेडी प्रवक्ता सारिका पासवान ने आशुतोष नामक एक शख्स के खिलाफ पटना के SC/ST थाने में FIR दर्ज करवाई है और ये FIR असंसदीय भाषा का इस्तेमाल करने को लेकर सारिका पासवान ने दर्ज करवाया। मर्यादा में दिख रही है, लेकिन मैं आशुतोष कुमार जैसे टुच्चे लफंगे गुंडे मवाली व्यक्ति को जो लाइव में आके मुझे थ्रेट दे रहा है, चेतावनी दे रहा है, मैं उसे कहना चाहती हूँ अगर हिम्मत है ना तो आके सामने फरियाद लो। तुम पासवान हूँ, बहुजन की बेटी हूँ, हिंदी में इसे दुसाध कहते हैं और हम तुम्हारे जैसे टुच्चों को साधना जानते हैं। पटना और नगर निगम में टेंडर में घूस मांगने का एक बड़ा मामला सामने आया है। घूस नहीं देने पर कार्यपालक अभियंता पर ठेकेदार के साथ मारपीट और गाली गलौज का भी आरोप है। पटना नगर निगम के पाटलिपुत्र अंचल में निकले टेंडर में घूस मांगने का आरोप कार्यपालक अभियंता सुशील कुमार झा पर लगा है। ठेकेदार अभिषेक कुमार ने यह आरोप लगाया। ठेकेदार अभिषेक कुमार ने बताया कि 2 जून को पाटलिपुत्र अंचल से टेंडर निकला था। 4 जून को जब टेंडर निकाला जाना था तो कार्यपालक अभियंता ने कमीशन के तौर पर घूस मांगा। जब देने से इनकार किया गया तो टेंडर निकालने की प्रक्रिया बंद कर दी गई। ठेकेदार अभिषेक कुमार का कहना है कि उनका टेंडर सभी लोगों से कम रेट पर था। साथ ही अन्य लोगों ने टेंडर की राशि भी शब्दों में नहीं लिखी थी, जिससे धांधली की आशंका थी। जब टेंडर कैंसिल होने के बाद लिखित रूप से कारण बताओ कहा गया तो गाली गलौज और मारपीट की गई। मामले में संवेदक ने कृष्णापुर थाने में मामला दर्ज करा दिया है। कार्यपालक अभियंता ने मामला दर्ज कराया है। 4 तारीख को खुलने का डेट था 4 बजे, लेकिन इनके द्वारा 4 तारीख को टेंडर नहीं खोला गया। और जब हम रोज इनसे पूछ रहे थे कि कब खोलिएगा तो ये कह रहे थे कि बाद में खुलेगा, अभी हम व्यस्त है। एक दिन अचानक जब 6 जून 2025 को जब हम अचानक वहां कार्यालय पहुंचे तो देखे कि टेंडर खोला जा रहा है। टेंडर जब खुलने लगा तो मेरा लोएस्ट में रेट था, मेरा मैंने 12% बिलो में था। और जिसको ये लोग देना चाह रहे थे, 2 संवेदक है जिसको ये लोग काम देना चाह रहे थे, उसमें रेट जो है शब्द में नहीं लिखा हुआ था, सिर्फ अंक में लिखा हुआ था। जबकि टेंडर का नियम होता है, उसमें VOQ में स्पष्ट लिखा हुआ था कि अंक और शब्द दोनों में टेंडर मैंने कि रेट को कोट करना है। ये लोग खाली एक्जीक्यूटिव इंजीनियर के मिली भगत से सोच रहे थे कि हम जितना रेट कोट करेंगे, जैसे वो लोग 25% बिलो डाले हुए थे, हम जितना भी रेट कोट करते, अगर हम रेट कोट करते 2% तो इसको ये लोग कर देता 12.5%। किस आधार पर कीजिएगा? तो वो कहे कि मेरा अधिकार है कि हम टेंडर कभी भी कैंसिल कर सकते हैं। और ठीक है, टेंडर कैंसिल करते हैं, 4 पेपर गिरा हुआ, आप कैंसिल कैसे कीजिएगा? तो उसी में उनको जाति सूचक शब्द का इस्तेमाल करके हमको मतलब पूरा माँ बहन के गंदा गाली बकने लगे कि स्कूटी भी यदि उठ गए, आई लोग पकड़ के हमको मारने लगा, मेरा कपड़ा उपड़ा फाड़ दिया। उसके बाद मेरा पैर में प्लेट लगा हुआ था, हम गिर भी गए। उसका गौरव मिश्रा किसी को फोन करके बुला लिए कि तुम जल्दी से आओ तो करके देखे कि 2 आदमी बाइक से आया, हमको पिस्तौल भिरा दिया। पटना से आपको इस वक्त की बड़ी खबर बताते हैं, जहां मुख्यमंत्री नीतीश कुमार नियुक्ति पत्र सौंपने वाले हैं। 21,391 नव चयनित सिपाहियों को नियुक्ति पत्र सौंपा जाएगा। 28 जून को बापू सभागार में एक समारोह आयोजित किया जाएगा, जिसमें नव चयनित सिपाहियों को CM नीतीश कुमार नियुक्ति पत्र सौंपने वाले हैं। देखिए, आपातकाल के 50 साल पूरे हो गए हैं। आपातकाल के बहाने बिहार में सियासत भी जारी है। NDA ने आपातकाल के बहाने लालू फैमिली पर जमकर हमला बोला है। क्या कुछ कहा है, आपको दिखाते हैं। प्रसाद जी की बात, लेकिन इस आपातकाल का ही जन्म लालू प्रसाद यादव का है। आपातकाल का ही देन है लालू प्रसाद यादव का। और आज पुत्र मोह में सत्ता हस्तांतरण के लिए ही आज जिस कांग्रेस ने, जिनकी अगुवाई में वो राजनीति करते थे, लोहिया जी के और JP के राहों पे चलते थे, जो सारा पूरा जीवन उन्होंने विरोध किया कांग्रेस का, आपातकाल का विरोध किया, आज उसी के साथ लालू प्रसाद यादव जब खड़े हो सकते हैं तो पुनः राष्ट्रीय अध्यक्ष बनना उनके लिए कोई बड़ी बात नहीं। ये राजद परिवारवादी पार्टी है, ऐसे तो कहते हैं मुस्लिम यादव समीकरण, माई समीकरण, लेकिन मुख्यमंत्री का उम्मीदवार हो तो तेजस्वी यादव, फिर मुख्यमंत्री बनना हो तो लालू यादव, फिर बनना हो तो राबड़ी यादव। और ये जो खाली मुस्लिम का वोट लेंगे और कहेंगे समीकरण है, कोई पद देवे नहीं करते हैं, परिवार से बाहर सोचते ही नहीं, ये क्या बात है भाई? काला अध्याय के नाम से कांग्रेस की नेत्री स्वर्गीय श्री इंदिरा गांधी जी ने झोंकने का काम किया।
आज ये 50 वर्षी के रूप में देश के और बिहार प्रदेश के लोग यह याद करके अपने आप को, महापुरुषों को और खास करके जयप्रकाश नारायण जी को याद करते हुए हम सभी देशवासी, बिहार प्रदेशवासी नमन करते हैं। जेडीयू के कार्यकारी अध्यक्ष संजय झा ने इमरजेंसी के 50 साल पूरे होने पर कहा कि संविधान की हत्या देश में सिर्फ एक बार ही हुई थी, वो साल 1975 का था। संजय झा ने कहा कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को भी आपातकाल के दौरान 21 महीने जेल में रहना पड़ा था। संजय झा ने दलितों के ऊपर अत्याचार के तेजस्वी यादव के आरोप पर भी पलटवार किया। उन्होंने कहा कि चुनाव का समय है, वो क्या बोलते हैं, कहां से बोलते हैं, कौन ट्यूटोरियल देता है, कोई डेटा तो है नहीं। जब तक बिहार में कानून की बात है तो बिहार में कानून का राज स्थापित है और ये हर कोई जानता है। लोगों को याद रखना चाहिए कि यही कांग्रेस सरकार इस देश में आपातकाल लाई और पूरा का पूरा लोकतंत्र का हत्या किया था, संविधान को ख़त्म किया था। उसके बाद से तो चुनाव हो रहा है, चुनी हुई सरकार है। इसलिए आज के दिन यंग जनरेशन को जरूर याद रखना चाहिए कि इतिहास कितना काला रहा है कांग्रेस का। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। स्वामी सहजानंद सरस्वती के साथ काम करने वाले और साल 1961 में उन पर पीएचडी करने वाले प्रोफेसर डॉक्टर वॉल्टर हाउजर का परिवार इन दिनों पटना आया हुआ है। अमेरिका के रहने वाले प्रोफेसर डॉक्टर वॉल्टर हाउजर भले ही विदेशी थे, लेकिन उनका लगाव भारत और खासकर बिहार से काफी अधिक था। प्रोफेसर डॉक्टर वॉल्टर हाउजर की ये इच्छा थी कि उनके निधन के बाद पटना गंगा नदी में अस्थियां विसर्जित की जाएं। उनकी इच्छा पूरी करने के लिए डॉक्टर वॉल्टर हाउजर की पत्नी रोजमेरी वॉल्टर पूरे परिवार के साथ पटना पहुंची हैं और डॉक्टर वॉल्टर हाउजर के शिष्य विलियम पिंच और बेटे प्रोफेसर माइकल हाउजर से बातचीत की है न्यूज़ 18 बिहार के इनपुट एडिटर ब्रजमोहन सिंह और पटना संवाददाता शैलेंद्र साहिल ने। बिहार के किसान आंदोलन से प्रभावित होकर अमेरिका के रहने वाले वॉल्टर हाउजर स्वामी सहजानंद सरस्वती से प्रभावित हुए, उनके साथ काम किया। इतना ही नहीं, सबसे पहली बार देश में उनके जीवनी पर आधारित पीएचडी भी की। और आपको जानकर आश्चर्य होगा कि उन्होंने अपने परिवार के सदस्यों से, अपने बच्चों से ये कहा कि जब उनकी मृत्यु हो जाए तो उनके अस्थि कलश को पटना स्थित गंगा में प्रवाहित की जाए। हम आए हैं क्योंकि कैलाश झा और स्वामी सहजानंद सरस्वती की ट्रस्ट एक पूरा कार्यक्रम बनाया वॉल्टर हाउजर के मेमोरी में, इनकी याद में और स्वामी सहजानंद सरस्वती की याद में। एनिवर्सरी है इनकी डेथ का, 75th एनिवर्सरी, और वॉल्टर और इनकी पत्नी रोजमेरी हाउजर की क्रीमेंस, एशेस गंगा में रख दें, कल इमर्स करेंगे। Pious and so special for your family, given the fact that your father worked in India with Swami Sahajanand Ji for decades together, and you have decided to immerse his ashes in river Ganges. Why are we doing this? Well, my father was always very much taken with India. He loved India, but mostly Bihar and Patna. His heart was in Bihar and Patna. When he was in the U.S., his home was a house that he called Nilgiri Hill. So even in the U.S., he was in India. So he always wanted to have his ashes submerged in the Ganges, and this was something that was very important to him and to my mother. Since you have been part of Bihar, I would say rather, how do you feel about it? Oh, this feels very much like home. I lived in Patna for 2 years when I was a small child, and I lived in Delhi for a year when I was 15. So India is home for me too, and Bihar is the part of India that I'm most familiar with. एक जो एशेज का इमर्सन करना एक क्लोजिंग चैप्टर मेरे लाइफ का भी है वॉल्टर हाउजर के प्रति। क्योंकि हम लोग
साथ काम किए, साथ रिसर्च उनके साथ घूमते रहे, सारे बिहार में या उत्तर प्रदेश में। और सो इट्स अ वेरी स्पेशल मोमेंट फॉर मी एंड माय फैमिली। हमारे डॉटर्स भी जो हैं सो आए हुए हैं इस। बढ़ते आगे, पेट्रोलियम, दूर संचार, रिटेल सहित विभिन्न क्षेत्रों में कारोबार करने वाली देश की सबसे बड़ी निजी कंपनी रिलायंस इंडस्ट्रीज के सीएमडी मुकेश अंबानी ने कहा है कि टेलीकॉम सेक्टर की जियो में बड़े पैमाने पर निवेश करना उनके करियर का सबसे बड़ा जोखिम था। उस समय कई विश्लेषकों को इसकी सफलता पर संदेह था। उनका कहना था कि भारत इतनी उन्नत डिजिटल तकनीक के लिए तैयार नहीं है। मैकेंजी एंड कंपनी को दिए एक इंटरव्यू में अंबानी ने ये बातें कही। उन्होंने कहा कि अगर जियो में निवेश किसी वजह से अपेक्षित लाभ नहीं दे पाता, तब भी ये भारत को डिजिटल बनाने की दिशा में बड़ा कदम तो जरूर माना जाता। रिलायंस जियो में निवेश का फैसला आसान नहीं था। अंबानी ने कहा कि हमने बड़े रिस्क उठाए क्योंकि हमारे लिए स्केल बहुत मायने रखता है और लक्ष्य भी कहीं ऊंचे थे। 5G तकनीक पर अंबानी ने कहा कि जियो के 5G तकनीक की संपूर्ण संरचना पूरी तरह इन हाउस विकसित की गई है। हमने कोर हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, हर एक घटक खुद बनाए हैं। मैंने अपनी टीम से कहा कि तुम्हें इनसे बेहतर बनना है और उन्होंने कर दिखाया। आज हम वाकई उनसे बेहतर हैं। भविष्य की योजनाओं का जिक्र करते हुए मुकेश अंबानी ने कहा कि मैं हमेशा कहता था कि हमें टेक्नोलॉजी का केवल उपयोगकर्ता नहीं, मालिक बनना होगा। हमें इनोवेटर बनना होगा। रिलायंस आज एक डीप टेक और उन्नत निर्माण कंपनी बनने की ओर बढ़ रही है। दूर संचार से हमने इसकी शुरुआत कर दी है। अपने पिता धीरू भाई अंबानी को याद करते हुए उन्होंने कहा कि मेरे पिता कहते थे, रिलायंस एक प्रक्रिया है, एक संस्था है जिसे हमारे बाद भी चलना चाहिए। मैं चाहता हूं कि रिलायंस हमारे बाद भी जिंदा रहे। 2027 में रिलायंस अपनी गोल्डन जुबली मनाएगा। मेरा सपना है कि रिलायंस 100 वर्षों तक भारत और मानवता की सेवा करता रहे। और इसी के साथ इस बुलेटिन में अभी के लिए बस इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड।